थॉट्स इन एक्शन में आपका स्वागत है। दो पुलिस वालों की एक टफ नाइट शिफ्ट की कहानी है। साल 2019 में रिलीज हुई हमारी आज की मूवी क्राउन विक। ये मूवी पुलिस की टफ जॉब और उनके डेली रेस्ट लेने की आदत को पोर्ट्रे करती है और हमें दो बिल्कुल अलग एज ग्रुप के पुलिस वालों के काम करने के तरीके को भी दिखाती है। तो ये कहानी शुरू होती है कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में, जहां हम मास्क पहने हुए दो आदमियों को एक बैंक लूट के बाहर आते हुए देखते हैं, जिन्हें कुछ पुलिस वाले रोकने की कोशिश करते हैं। पर ये दोनों रॉबर्ट्स अपने ऑटोमेटिक हथियारों से पुलिस पे अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और पुलिस वालों को अपनी कार से ठोकते हुए वहां से भाग निकलते हैं। जिस इंसिडेंट में शहर के 3 पुलिस वाले मारे जाते हैं और इनके भागते ही शहर के हर पुलिस स्टेशन में इन रॉबर्ट्स के बारे में एक वार्निंग अलर्ट भी इशू कर दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें शहर के वेस्ट साइड का एक पुलिस पार्किंग लॉट दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिसर रे मैंडल आज अपनी नाइट शिफ्ट के लिए अपनी पुलिस स्क्वाड कार को रेडी करता है। रे का पुराना पार्टनर जिम अभी रिसेंटली ही एक रॉबरी के दौरान शूटिंग में मारा गया था, इसीलिए फिलहाल उसे निक हॉलैंड नाम का एक यंग रूकी पार्टनर दिया गया है, जिसने पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अभी रिसेंटली ही पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है। और निक पुलिस प्रोसीजर और पेट्रोलिंग के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता। रे निक पे लेट आने और स्क्वाड कार को टाइम से मैनेज ना करने के लिए नाराज होता है और निक उससे माफी मांगता है, क्योंकि ये आज उसकी पहली शिफ्ट होती है और वो बेहद नर्वस भी होता है और वो दोनों अपने एरिया में पेट्रोलिंग करने के लिए निकल जाते हैं। निक और रे एक दूसरे से एज के साथ साथ बिहेवियर में भी काफी अलग होते हैं और जहां निक एक फ्रेंडली एक्सट्रोवर्ट होता है, वहीं रे एक एक्सपीरियंस और चुप रहने वाला पुलिस वाला होता है और वो निक को भी बिना किसी रीजन के ना बोलने के ऑर्डर्स देता है। अपनी पहली कॉल की तरफ जाते वक्त वो इनकी कार के ऊपर एक ईंट फेंकता है और वो दोनों कार रोक के बाहर आते हैं। तभी निक को एक लड़का भागता हुआ नजर आता है और वो रे के मना करने के बाद भी उसके पीछे भागता है। रे कार ड्राइव करते हुए उस लड़के को एक गली में पकड़ लेता है और जब तक निक वहां आता है तब तक रे उसे अरेस्ट कर चुका होता है और वो निक से कहता है कि उसने बिना वजह ही उस लड़के के पीछे भाग के अपनी एनर्जी वेस्ट की, क्योंकि वो दोनों अपनी कार से उसके पीछे आ सकते थे और निक काफी शर्मिंदा होता है। इसके बाद उन दोनों को एक खाली रोड पे एक सस्पिशियस कार को चेक करने की कॉल मिलती है और वहां जाके वो दोनों देखते हैं कि कार में आग लगी हुई है। रे फायर एक्सटिंग्विशर मंगा के कार में लगी आग बुझाता है और निक से कह के उस कार के आसपास स्मोक कैंडल्स रखवाता है ताकि उस रोड से गुजर रहे लोग सावधानी से चलें। इस बीच दोनों एक दूसरे की फैमिलीज के बारे में भी डिस्कस करते हैं और निक बताता है कि उसकी अभी रिसेंटली ही शादी हुई है और उसकी बीवी प्रेग्नेंट है, जहां रे कहता है कि वो भी पहले शादीशुदा था पर कुछ सालों पहले उसका डाइवोर्स हो गया। फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट करके वो लोग अपनी पेट्रोलिंग पे आगे बढ़ जाते हैं और रे निक को पुलिस रेडियो का जवाब देना और रेडियो के डिफरेंट कोड भी समझाता है। और तभी उन्हें पुलिस रेडियो पे खबर मिलती है कि आज दोपहर की बैंक रॉबरी और पुलिस वालों को शूट करने वाले वो रॉबर्ट्स कुछ देर पहले एक फोर्ड मॉडल की ग्रीन कार में देखे गए हैं। तभी हम उन दोनों से कुछ दूर उन्हीं दोनों शूटर्स को ड्राइव करते हुए देखते हैं, जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं और उनकी कार के विंडशील्ड पे गोलियों के भी निशान हैं। और हमें दिखाया जाता है कि इस कार को ड्राइव कर रहे आदमी की हाथ की स्किन जली हुई है और उसका ये बर्न मार्क दिखने में एक स्कल जैसा है। पेट्रोलिंग करते वक्त निक और रे को एक कार टेढ़ी मेढ़ी पार्क हुई दिखती है और वो देखते हैं कि इस कार की ड्राइवर एक लड़की है जो नशे में उस कार की स्टीयरिंग व्हील पे सो रही है और रे उस लड़की को उठा के कार से बाहर आने को कहता है। रे उस लड़की से पूछता है कि क्या उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है, पर वो लड़की कहती है कि उसने कोई नशीली चीज कंज्यूम नहीं की। हालांकि वो रे से बात करते करते ही फिसल के गिर जाती है और उसका लाइसेंस चेक करते हुए उसके पर्स में से निक को एक हैंड गन भी मिलती है और नशे में ड्राइव करने और बिना परमिट के गन रखने के लिए वो दोनों उस लड़की को अरेस्ट कर लेते हैं। वो लड़की रोड पे बेहद ड्रामा क्रिएट करती है और निक रे के साथ उस लड़की को काफी मुश्किल से अपनी पुलिस कार की बैक सीट में डालता है और वो पीछे से चिल्ला के उन दोनों को गालियां देने लगती है और अपना सर भी शीशे पे हिट करती है। और कुछ ही देर बाद वो लड़की वहीं वॉमिट भी कर देती है और उस लड़की को स्टेशन ले जाने के बाद रे निक से पूरी स्क्वाड कार धुलवाता है और डिपार्टमेंट में नया होने की वजह से निक को उसकी बात माननी पड़ती है। इस ब्रेक के बाद वो दोनों फिर से पेट्रोलिंग पे निकलते हैं और उन्हें खुद से कुछ ही दूर एक घर में एक वायलेंट रॉबरी की कॉल पुलिस रेडियो पे सुनाई देती है और वो दोनों उस कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हैं। रे पुलिस सायरन्स और लाइट बंद कर देता है और निक को सिखाता है कि ऐसा करने से चोर हमारे उस एरिया में घुसने तक अलर्ट नहीं होते और वो उस घर की लोकेशन के पास पहुंचने लगते हैं। पर उस घर से कुछ ही दूर निक उस चोर को भागते हुए स्पॉट कर लेता है और वो चोर उन्हें देख के पास की गली में भागने लगता है और वो दोनों अपनी कार पार्क करके उस चोर के पीछे भागते हैं और उसे हथकड़ियां लगा के हथियारों के लिए चेक भी करते हैं। और रे निक को अपनी पहली सीरियस अरेस्ट के लिए कांग्रेचुलेट करता है। इस अरेस्ट के बाद वो दोनों एक डिनर ब्रेक के लिए रुकते हैं और वहीं उन्हें प्लेन कपड़ों में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के 2 पुलिस वाले मिलते हैं, जिनके नाम होते हैं जैक और स्टोक्स।
जो बेवजह निक का मजाक उड़ा के उसे बुली करने लगते हैं। और उनके जाने के बाद रे निक को समझाता है कि ये दोनों यूएस आर्मी से डायरेक्टली पुलिस में रिक्रूट करे गए थे और इन्हें हमेशा लगता है कि ये शहर में भी क्रिमिनल से नहीं बल्कि टेररिस्ट से लड़ रहे हैं, इसीलिए ये दोनों बेहद एग्रेसिव हैं और किसी को भी शूट या अरेस्ट करने से पहले दोबारा नहीं सोचते और हम सभी इन दोनों से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं दोनों शूटर्स को दोबारा देखते हैं जिन्होंने मूवी की स्टार्टिंग में बैंक लूट के पुलिस वालों पे शूटिंग की थी, और इस बार ये दोनों एक हथियारों के स्टोर को लूट लेते हैं और उस स्टोर से बैग्स भर के हथियार और गोलियां चुराते हैं और जाते हुए ये उस स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड को भी सर में शूट करके मार देते हैं। उधर पुलिस रेडियो पे रे को पता चलता है कि उसके पुराने पार्टनर जिम पीटर्स की वाइफ ट्रेसी को दो ऑफिसर्स ने एक रेस्टोरेंट में पकड़ा है जो इस वक्त नशे में है और अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ उस रेस्टोरेंट का बिल बिना पे करे ही वहां से भाग रही थी। रे अपने साथी पुलिस वाले को ट्रेसी को वहीं रोक के रखने के लिए कहता है और फौरन उस रेस्टोरेंट की तरफ जाता है। रास्ते में वो निक से कहता है कि मेरे पार्टनर की डेथ के बाद उसकी वाइफ ट्रेसी ने ड्रग्स लेने शुरू कर दिए थे और वो कई बार रिहैब भी जा चुकी है और उसकी एक 8 साल की बच्ची भी है। रे कहता है कि ट्रेसी अपनी ड्रग प्रॉब्लम की वजह से अपना और अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख पाती, इसीलिए मैं हर कुछ महीनों में उसे चेक करने जाता रहता हूँ, पर कुछ दिनों से वो मिसिंग थी जिसे आज पुलिस ने स्पॉट किया है। उस रेस्टोरेंट पहुंच के रे ट्रेसी से मिलता है जिसे एक पुलिस वाली ने वहां रोक के रखा होता है। ट्रेसी जो ड्रग्स के नशे में होती है उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं होती और वो उससे पूछता है कि वो इतने दिन कहाँ गायब थी और उसकी बेटी कहाँ है। ट्रेसी कहती है कि उसकी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड फ्लॉयड ने अपने एक दोस्त के घर में रहने के लिए छोड़ा है और इस वक्त वो एक बच्चे को संभालने की हालत में नहीं है। और रे को उस पर बेहद गुस्सा आता है और वो उसके पर्स में पड़े ड्रग्स छीन लेता है और अपनी पॉकेट से ट्रेसी का बिल पे करता है ताकि रेस्टोरेंट का ओनर उस पर केस न करे। और वो उस लेडी पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि वो आज रात ट्रेसी को पुलिस लॉकअप में रख के कल सुबह उसे रिलीज कर दे। वो पुलिस ऑफिसर रे को बताती है कि उसकी पार्टनर ने ट्रेसी के बॉयफ्रेंड फ्लॉयड को भी अरेस्ट किया है जिसके नाम पे कोर्ट में ना पेश होने के लिए एक ओपन वारंट है। और रे बाहर जाके फ्लॉयड को पुलिस कार से बाहर निकालता है और पूछता है कि ट्रेसी की बेटी इस वक्त कहाँ है। फ्लॉयड कहता है कि उसे ट्रेसी की बेटी के बारे में कुछ नहीं पता और रे उसे उसके सारे कपड़े उतारने को बोलता है और उसके रेजिस्ट करने पर उसे गले में पंच मारता है। निक भी अपनी पुलिस कार में से ये सब होता देख रहा होता है पर वो अपनी कार से बाहर नहीं आता क्योंकि ये रे का पर्सनल मैटर है। और फ्लॉयड को रोड साइड पे नंगा करने के बाद रे उसे थप्पड़ मार के ट्रेसी की बेटी के बारे में पूछता है और कहता है कि वो उसके ऊपर कुछ और नए केसेस भी लगा देगा, जिससे डर के फ्लॉयड रे को सब बताने लगता है। फ्लॉयड कहता है कि शहर के दूसरी तरफ एक 187 नाम की मैथ लैब है जहां बेस्ट क्वालिटी के ड्रग्स बनाए जाते हैं और मैं और ट्रेसी भी वहीं से ड्रग्स खरीदा करते थे, पर उन ड्रग डीलर्स का हम पे बेहद उधार हो गया था, इसलिए मैंने ट्रेसी की बेटी को उनके पास भेज दिया क्योंकि उन लोगों को हमेशा छोटे बच्चों की तलाश रहती है जिनके थ्रू वो अपने ड्रग्स स्मगल करवाते हैं क्योंकि छोटे बच्चों को कभी पुलिस चेक नहीं करती। और ट्रेसी की बेटी की वजह से हमारी पिछली उधारी भी उन ड्रग डीलर्स ने माफ कर दी। रे को ये सब सुन के बेहद गुस्सा आता है और उसे उस बच्ची की अब टेंशन होने लगती है और वो फ्लॉयड से उस मैथ लैब की लोकेशन पूछता है, पर फ्लॉयड को उस लैब की प्रेजेंट लोकेशन नहीं पता होती क्योंकि वो ड्रग डीलर्स पुलिस रेड्स के डर से अपनी लोकेशंस बदलते रहते हैं। और रे बाकी दोनों ऑफिसर्स को बोल के फ्लॉयड को बिना कपड़ों के ही अरेस्ट करके स्टेशन ले जाने के लिए बोलता है। रे जब अपनी स्क्वाड कार में वापस आता है तब निक उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है और रे उसे बता देता है कि उसके पार्टनर की बीवी ने ड्रग्स के नशे में अपनी बच्ची को गुमा दिया है और रे उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। एक पैरोल तोड़ के भागे शख्स को जब वो दोनों पुलिस स्टेशन ले जा रहे होते हैं तब रे को एक गली में जैक दिखाई देता है और रे कार रोक के उस गली में जाता है और देखता है कि जैक एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहा है क्योंकि अरेस्ट करते टाइम उस आदमी के नाखून से जैक के चेहरे पे स्क्रैच आ गया था। जैक का पार्टनर भी उसे उस आदमी को पीटने के लिए उकसा रहा होता है पर उस आदमी की हालत बेहद बुरी होती है और रे जैक को उस आदमी को और ना मारने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर जैक उसे इग्नोर करके उस आदमी को पीटता रहता है, जिसपे निक जैक को रुकने के लिए कहता है। एक रुकी होने की वजह से जैक निक को गाली देता है पर निक अपनी गन निकाल के उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और जैक गुस्से से पागल हो जाता है और निक की गन के आगे अपना चेहरा ले आता है और उसे शूट करने के लिए बोलता है। रे उन सबको शांत करवाता है और जैक को कहता है कि अगर उसने इस आदमी को दोबारा हिट किया तो वो उसे अरेस्ट कर लेगा। और ये सुन के जैक रोने लगता है और उसका पार्टनर उसे संभालता है और निक और रे उस इंजर्ड आदमी को उठा के अपनी कार में रखते हैं ताकि उससे हॉस्पिटल तक छोड़ा जा सके। रे निक से कहता है कि जैक साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है और अपने आर्मी के दिनों के ट्रॉमा की वजह से वो हमेशा इतने गुस्से में रहता है।
तभी रे को एक ग्रीन कलर की फोर्ड कार खड़ी हुई दिखती है और वो रेडियो पे बाकी पुलिस वालों से उन रॉबर्स की कार का नंबर प्लेट कंफर्म करवाता है और उसे पता चलता है कि ये कार उन्हीं रॉबर्स की है। रे उस कार से थोड़ी पीछे अपनी पुलिस कार रोक देता है और निक को फौरन एक शॉटगन देके उस कार के अंदर बैठे लोगों से बाहर आने को बोलता है, पर उस कार में कोई मूवमेंट नहीं होती और वो दोनों बेहद केयरफुली आगे बढ़ते हैं और कार को चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि वो कार खाली है और उस कार के अंदर से निक को ढेर सारे गोलियों के खाली बॉक्सेस मिलते हैं। रे का एक पुराना फ्रेंड उसे एक पार्किंग लॉट में मिलने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि मेरी कुछ इन्फॉर्मर्स के अकॉर्डिंग जिस 187 मेथ लैब को तू ढूंढ रहा है वो शहर के बॉर्डर पे है और तू ऑन ड्यूटी वहां नहीं जा सकता क्योंकि वो जगह तेरे पेट्रोलिंग एरिया से काफी दूर है और तेरे कार के रेडियो से हेडक्वार्टर्स को पता चल जाएगा कि तू कहाँ गया था। पर रे कहता है कि वो और वेट नहीं कर सकता क्योंकि ट्रेसी की बेटी वहाँ कई दिनों से है और एक 8 साल की बच्ची को ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए। रे निक के साथ उस जगह के लिए चल पड़ता है और शहर के बॉर्डर पे वो ऑपरेटर को ये कह के अपना रेडियो बंद कर देता है कि उसकी स्क्वाड कार में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। निक अब नर्वस होने लगता है और रे को याद दिलाता है कि अपने पेट्रोलिंग जोन से बाहर जाने के लिए उन दोनों को जॉब से टर्मिनेट भी किया जा सकता है, पर रे कहता है कि उस बच्ची का बाप मेरा पार्टनर था और मुझे उसे रेस्क्यू करने जाना ही होगा और अगर तू नहीं आना चाहता तो इस कार से उतर सकता है। और निक चुप हो जाता है। इसके बाद रे एक ड्रग डीलर को अपनी कार की डिग्गी में ड्रग्स बनाने के ढेर सारे सामान के साथ पकड़ लेता है और उसे बिना स्टेशन ले जाए छोड़ देने का प्रॉमिस करता है अगर वो उसे 187 नाम की उस मैथ लैब की लोकेशन दे दे तो। और वो लड़का रे और निक को उस मैथ लैब तक ले जाता है जहाँ पहुँच के रे उस ड्रग डीलर को जाने देता है। रे निक को अपना पुलिस बैज उतारने को बोलता है और उसके साथ अपनी पुलिस कार की नंबर प्लेट्स भी एक टेप से ढक देता है, जिसके बाद वो दोनों उस मैथ लैब के बाहर आ जाते हैं और रे निक को बाहर रुकने का बोल के एक शॉटगन लेके उस घर के अंदर जाता है और थोड़े शोर के बाद वो एक छोटी बच्ची के साथ बाहर आता है जिसे एक औरत रोकने की कोशिश कर रही होती है और वो कहती है कि हम ऐसे बच्चे हर रोज ही यहाँ लाते रहते हैं, जिसपे रे उस लेडी को पंच मारता है। उस घर से एक ड्रग डीलर भी बाहर आ जाता है और उन्हें कहता है कि तुम लोग असली पुलिस वाले नहीं हो सकते, वरना तुम एक बच्ची को बचाने की जगह हम सबको पहले अरेस्ट करते। वो आदमी रे से कहता है कि उसने अब तक तो कुछ नहीं किया, पर वो जल्द ही इस लड़की को दोबारा ढूंढ निकालेगा और वो इसका रेप जरूर करेगा, जिस बात पे रे उस आदमी को अपनी पर्सनल पिस्टल से गोली मार देता है और वो दोनों उस बच्ची को लेके वहां से निकल जाते हैं। रे उस बच्ची को अपनी दादी के पास ड्रॉप कर देता है और वो और निक एक पार्किंग लॉट में आ जाते हैं जहाँ निक उस पे बेहद नाराज होता है और कहता है कि पुलिस ऐसे ऑपरेट नहीं करती और तूने जो आज उस बच्ची को बचाने के लिए किया है वो एक क्राइम है और मैं तेरा पार्टनर बनना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि मैं मैरिड हूँ और जल्द ही एक बच्ची का बाप बनने वाला हूँ। और रे उससे पूछता है कि अगर वो तेरी बेटी होती तो क्या तू पुलिस प्रोसीजर को फॉलो करता, और ये कह के वो कुछ देर के लिए चुप हो जाता है और निक से कन्फेस करता है कि वो उस लड़की का बायोलॉजिकल फादर है। वो कहता है कि उसके पार्टनर का किसी और औरत से अफेयर चल रहा था, जिस वजह से वो ट्रेसी पे कभी ध्यान नहीं देता था और ट्रेसी और मैं कुछ टाइम के लिए एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आए थे और उसी अफेयर से ये बच्ची पैदा हुई थी। और अब मेरे पार्टनर के गुजर जाने और ट्रेसी के ड्रग एडिक्ट बन जाने के बाद उस बच्ची का कोई नहीं है। निक रे की बातों को सुन के चुप हो जाता है और वो दोनों कार में जाके अपना पुलिस रेडियो दोबारा ऑन कर देते हैं, ये कह के उनकी कार बिना फ्यूल के बंद पड़ गई थी। उन दोनों की नाइट शिफ्ट खत्म होने में अब सिर्फ 1 घंटा ही बचा होता है जब रे उनके ठीक सामने एक कार को रेड लाइट क्रॉस करते हुए देखता है और वो दोनों अपना सायरन ऑन कर देते हैं। पर तभी हमें इस कार ड्राइवर का हाथ दिखाया जाता है जिसपे वो स्कल शेप का बर्न मार्क होता है, जिसका मतलब ये वही खतरनाक रॉबर्ट्स हैं जो अपना मास्क उतार के अब कार चेंज कर चुके हैं। एक नॉर्मल ट्रैफिक स्टॉप समझ के सिर्फ निक अपनी कार से बाहर आता है और रे अंदर ही रहता है और जब निक इस कार के ड्राइवर से बात करता है तब उसे ये दोनों आदमी सस्पिशियस लगते हैं और इनके पास लाइसेंस या कार के कोई पेपर्स भी नहीं होते। निक उन दोनों को कार से बाहर आने को कहता है जब पैसेंजर सीट पे बैठा आदमी शॉटगन निकाल लेता है और निक उस पर फायरिंग करता है और ड्राइवर सीट वाला आदमी निक पे जंप करता है। रे भी अपनी गन निकाल लेता है, पर अब तक इस आदमी ने निक की गन छीन के उसके सर पे लगा दी होती है और वो निक को एज अ शील्ड आगे करके अपनी कार में वापस बैठने का ट्राई करने लगता है। पर रे कुछ स्प्लिट सेकंड्स में उस आदमी के कान पे फायर करता है और उसके निक से दूर हटते ही वो उसे अरेस्ट कर लेता है और निक की जान बच जाती है, जो गुस्से में उस आदमी पे चिल्लाता है। अपनी शिफ्ट एंड पे ये दोनों पुलिस पार्किंग लॉट में वापस आ जाते हैं जहां रे निक से कहता है कि हम पुलिस वाले परफेक्ट नहीं होते, पर हम जैसे पुलिस वालों का सड़कों पे होना बेहद जरूरी है। और निक उससे कल दोबारा मिलने का प्रॉमिस करके अपने घर चला जाता है। ऐसी ही एक और कॉप मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।